मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज 10th क्लास के लिए सामाजिक विज्ञान का जो इतिहास का पहला चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। और क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की व्याख्या कीजिए। इससे पहले हमने नेपोलियन की नागरिक संहिता पढ़ लिया था। उसके साथ साथ फ्रांसीसी क्रांति का क्या प्रभाव था, राज्य क्या है, राष्ट्र क्या है और देश क्या है, सब पढ़ चुके थे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर का नाम ही यही है, तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए हम इसे आपको अच्छे से तैयार रखना है। तो क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो पहले तो आपको एक लाइन राष्ट्रवाद बता देना है कि राष्ट्र के प्रति विचार या राष्ट्र के प्रति जो भावना उत्पन्न होती है उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या क्या थे। तो राष्ट्रवाद के उदय के बहुत सारे कारण थे, जिनमें हमें कुछ कारणों की व्याख्या कर देनी है ताकि एग्जाम में हमें लिख करके अच्छे नंबर लाने हैं। तो एग्जाम में जब भी लिखना हो तो पॉइंट वाइज लिखना, ताकि पॉइंट वाइज लिखने से नंबर हमें अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कई कारण थे। सबसे पहला है निरंकुश शासन व्यवस्था। तो यूरोप में, जैसा कि मैं बता चुका था कि यूरोप के ज़्यादातर देशों में राजतंत्रीय व्यवस्था थी, जहां राजा निरंकुश होकर शासन चलाते थे। निरंकुश का अर्थ है कि राजा अपनी मर्जी से अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते थे, उनको जो अच्छा लगता वही कार्य करते, किसी की बात नहीं मानते। तो यहाँ बताना है कि राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण है निरंकुश शासन व्यवस्था, कि यूरोप में ज़्यादातर देशों में निरंकुश शासन व्यवस्था थी। राजा लोगों पर अत्याचार करता था, जनसंचार के संसाधनों को पर कोई आज़ाद जनसंचार के साधनों को कोई स्वतंत्रता नहीं थी। जो राजा चाहता था वही लोगों को करना पड़ता, और यदि कोई राजा के खिलाफ कार्य करता तो उसे राजा कठोर दंड देता था। तो बताना है, हेडिंग लिखना है कि निरंकुश शासन व्यवस्था। इसमें बताना है कि यूरोपीय देशों में यूरोप के ज़्यादातर देशों में राजतंत्रीय व्यवस्था थी, जहां राजा का शासन था। राजा निरंकुश होकर शासन करता था, और राजा बहुत ही अत्याचारी था, लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था। तो इन राजाओं के अत्याचार की वजह से भी लोगों के अंदर धीरे धीरे राजतंत्र के प्रति आक्रोश उत्पन्न हुआ, और उनको लगा कि नहीं, हमें राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र स्थापित करना चाहिए। तो इसमें केवल 2 लाइन लिख देना है कि निरंकुश शासन व्यवस्था। तो सिंपल लिखना है कि राष्ट्रवाद के उदय का एक प्रमुख कारण निरंकुश शासन व्यवस्था थी, क्योंकि इसमें राजा अपनी मर्जी से शासन करता, लोगों पर अत्याचार करता था। इससे ज़्यादातर लोग आक्रोशित थे या लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा था, ठीक। दूसरे हेडिंग लिखना है उदारवादी विचारों का प्रसार। उदारवादी विचारों का प्रसार मतलब इसी काल में अनेक ऐसे विचारक हुए जिनका ये मानना था कि जो शासन व्यवस्था है वो संविधान के अनुसार होना चाहिए, शासन व्यवस्था में सभी लोगों को शामिल करना चाहिए और सभी लोगों के हित के लिए कार्य करना चाहिए। बताना है कि उदारवादी विचारों का प्रसार, उदारवादी का मतलब होता है कि ऐसी व्यवस्था या ऐसी विचारधारा जो लोगों के हित के लिए कार्य करती है उसे उदारवादी कहा जाता है। तो इसमें 2 लाइन लिख देना है कि इस समय उदारवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार हो रहा था, और इसका कहना, उदारवादियों का कहना था कि शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक नहीं होना चाहिए बल्कि लोकतंत्रात्मक होना चाहिए, और साथ ही साथ लोगों को सारे अधिकार मिलने चाहिए, और उसके साथ साथ संविधान आधारित शासन चलना चाहिए। तो इससे भी लोगों में जागरूकता उत्पन्न हुई। तीसरी हेडिंग है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा। बताना है कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया, और इसमें कहा गया कि सभी लोग एक समान हैं, सभी लोग आपस में भाई भाई हैं, और सभी लोगों को स्वतंत्रता पूर्वक मिलजुल कर रहने का अधिकार है, अर्थात कोई किसी पर अत्याचार नहीं करेगा। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे की वजह से भी लोगों को ये लगा कि हम सब जब एक हैं तो फिर हम पर अत्याचार क्यों, इसलिए भी इन लोगों में जागरूकता उत्पन्न हुई और राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ। फिर शिक्षित वर्ग की भूमिका। बताना है कि राष्ट्रवाद के उदय में एक प्रमुख भूमिका शिक्षित वर्ग की थी। जब शिक्षित वर्ग का उदय हुआ तब इनको ये लगा कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमारे पर कोई शोषण नहीं कर सकता, अगर कोई शोषण कर रहा है तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं। तो जब शिक्षित वर्ग का उदय हुआ तो शिक्षित वर्ग के उदय के कारण भी
लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, जिससे लोग अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए, अपने देश को राजतंत्र से बचाने के लिए आंदोलन करने लगे। फिर बताना है फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। ये क्वेश्चन मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, तो 2 लाइन लिख देना है कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। इस क्रांति से लोगों ने ये सबक सीख लिया कि हाँ, राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र स्थापित करना चाहिए, या राजतंत्र समाप्त होने पर ही हमें सारे अधिकार मिल सकते हैं। नेपोलियन की नागरिक संहिता। नेपोलियन ने भी जो नागरिक संहिता का निर्माण किया था, उसमें ये बताया था कि विशेषाधिकारों की समाप्ति होनी चाहिए, सभी लोगों को अधिकार बराबर मिलने चाहिए, और समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा दिया गया, और ये कहा गया कि सभी लोगों को समान अवसर मिलेंगे। तो इन सब कारणों से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। लोगों को लगा कि हाँ, हम लोगों को सारे अधिकार मिलने चाहिए, हमारे पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो इन कारणों से यूरोप में सबसे पहले राष्ट्रवाद प्रारंभ हुआ। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन है उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। वह अभी हमने बताया था कि उदारवादी क्या है। तो ऐसे लोग जिनका मानना है कि समाज में सभी लोग एक बराबर हैं, सबको बराबरी का अधिकार होना चाहिए, और साथ ही साथ सबके विकास पर बल देना चाहिए। तो उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसकी हम विशेषताएं कुछ निम्नलिखित बिंदुओं में स्पष्ट करेंगे। पहली हेडिंग है सहमति पर आधारित सरकार। तो उदारवादी राष्ट्रवाद की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि इनका कहना था कि जो भी सरकार होगी वो सहमति पर आधारित होगी। जो भी सरकार होगी वो सहमति पर आधारित होगी, अर्थात समाज में सभी लोगों के सहयोग से ही वो सरकार बनेगी और सरकार चलेगी। दूसरा है संविधान आधारित शासन। दूसरा कहना था कि जो भी सरकार बनेगी और जो शासन चलाया जाएगा वो संविधान आधारित शासन चलाया जाएगा, अर्थात एक संविधान बनाया जाएगा और संविधान में कुछ विशेषताएं लिखी जाएंगी और उसी संविधान के आधार पर देश का शासन चलाया जाएगा। एक एक लाइन लिखना है कि उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषता है कि संविधान आधारित शासन व्यवस्था होगी, अर्थात जो भी देश का शासन चलाया जाएगा उसके लिए पहले संविधान बनाया जाएगा और संविधान में जो बातें लिखी जाएंगी उसी के अनुसार शासन चलाया जाएगा। नेक्स्ट है विशेषाधिकारों का अंत। तो बताना है कि उदारवादी राष्ट्रवाद के अंतर्गत इस बात पर बल दिया गया कि किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा, विशेषाधिकारों को समाप्त किया जाएगा, क्योंकि समाज में रहने वाले सभी लोग एक बराबर हैं। फिर है कानून के समक्ष समानता। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें कहा गया था, उदारवादी राष्ट्रवाद का मानना था कि कानून सभी के लिए एक बराबर होंगे, चाहे कोई उच्च वर्ग का हो, चाहे कोई निम्न वर्ग का हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, कानून सबके लिए क्या होगा, एक बराबर होगा और एक प्रकार के अपराध के लिए एक ही प्रकार की सजा होगी। वस्तु और सेवाओं पर प्रतिबंधों से मुक्ति। इसमें कहा गया कि वस्तु और सेवा, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा था, जो प्रतिबंध लगा था उसको हटाया जाएगा। अब कोई व्यक्ति जितना चाहे वस्तु का व्यापार कर सकता है, सेवा प्रदान कर सकता है, कहीं भी आ सकता है, जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 पॉइंट था उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताओं में। इसके अलावा हमें कुछ अन्य पॉइंट जान लेना है, जैसे कुछ प्रमुख नेता हैं और किस देश से संबंधित है। तो हो सकता है कभी मिलान करने के लिए आ जाए। तो मेटरनिख जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, मैत्सिनी जिसका जन्म जिनेवा में हुआ था, काउंट काबूर जो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, और बिस्मार्क जो जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो इस तरह से कुछ प्रमुख नेता और किस देश से संबंधित है ये। तो इस तरह से हमने कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। यदि ये वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव हो या कोई और क्वेश्चन जो कठिन लगता हो तो आप भी कमेंट में लिखें, मैं बनाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।